बहुत खतरनाक स्थिति खास करके दिल्ली एनसीआर के लिए चल रही है। इतना ज्यादा पोल्यूशन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये करोड़ों लोग अचानक उठ करके तो कहीं जा नहीं सकते। वैसे में वो क्या करें? क्या हर कोई एयर प्यूरिफायर लगाए जिसकी मान लीजिए कैपेसिटी नहीं है? वो क्या करे? जैसे अगर हम देखें हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए सारी रिसर्च ये शो करती है कि कुछ दवाइयां जो कि ये भी बहुत ग्लैमराइज की जा रही हैं, ये कितने सेफ हैं? क्या ये वेट लॉस के लिए ये टैबलेट्स बने हैं, जैसे कि ओज़ेम्पिक, वीगोवी, मोंजारो, ये सारे टैबलेट्स? एक तो क्या होता है कि आपको एस्थेटिकली ठीक दिखने के लिए आप वैसे ही ले रहे हो, एक उसके लिए प्रॉपर जो इंडिकेशंस बताई गई है कि किस वजह से, किस कारणों से आपको वो लेना। उनमें बहुत खौफ है दूध को लेकर, पनीर को लेकर। ये खौफ किस हद तक सही है? कि जहां से भी ले रहे हैं ऐसी जगह से ले कि जहां पर आप जाकर उसकी शिकायत कर सकें। कई बार आप ओपन मार्केट से लेंगे तो वहां पर हमेशा चुनौती रहेगी। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। कुछ वेजिटेरियन लोगों के लिए आप ऑप्शन बताइए, या अब तो वीगनिज्म भी बहुत चला है, तो उनके लिए भी, जो वीगन्स हैं उनके लिए 3-4 ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि अपने वो डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं? राइट, तो इसमें आपको यही देखना है कि मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या जो भी मैं मील ले रहा हूँ उसमें पहले ये इंश्योर कर लूँ कि मेरा प्रोटीन ठीक से जा रहा है। क्रीम वाले बिस्किट्स को लेके लोगों को अंदर कंफ्यूजन बनी हुई थी कि क्रीम बिस्किट मतलब हेल्दी हो गया। अब वो क्रीम, उसमें क्रीम तो एक्चुअल में मिल्क की या मिल्क प्रोडक्ट की होगी, पर वो क्रीम नहीं होती क्योंकि उसमें स्पेलिंग एक डिफरेंट तरह से लिखा होता है क्रीम में, बट वो क्रीम नहीं तो होती। वो क्या होता है? वो सिंथेटिक तरीके से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट होता है। जो हमारे फूड प्रोडक्ट को जो चेक करने वाली अथॉरिटी है, जो हम FSSAI की बात कर रहे हैं, उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन वो जो लोगों का डर है वो किस हद तक सही है? अडल्ट्रेशन तो जैसा हम देख रहे हैं बढ़ ही रहा है, और साथ के साथ हम देखें बीमारियों का ग्राफ भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कि जंक फूड, फास्ट फूड, किसी की भी हम बात कर लें, जब तक आप लेबल को ठीक से रीड नहीं करेंगे, प्रिजर्वेटिव हो गया, उसमें एडिटिव्स हो गया, एक्स्ट्रा शुगर हो गई, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया, वो सब चीज आप, तो इसलिए लेबल रीड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर लोग अवेयर हों। सनलाइट से आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन, और सेरोटोनिन प्रीकर्सर है आपका मेलाटोनिन के लिए। मेलाटोनिन आपकी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इस वजह से आपको सनलाइट तो लेनी है थोड़ी सी। नींद के ऊपर भी काफी ज्यादा आजकल हम बात करते हैं, तो और इसको ग्लैमराइज बहुत किया जाता है कि बहुत कम सोते हैं। क्या वो सही है या गलत है, ये बताइए। अब इसमें स्लीप हाइजीन बहुत आजकल जैसे हम बात करते हैं वो जरूरी है मेंटेन करना, और सुबह से ही उसके पूरे दिन से शुरुआत हो जाती है। बेली फैट टेस्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा लोग आजकल उससे परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। उसके लिए बताइए। तो इनफैक्ट अभी एक रिसर्च भी आई थी थोड़े टाइम पहले कि इंडिया के अंदर वैसे ओबेसिटी तो है ही, बढ़ रही है, पर एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया, और हमारे आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में एक बहुत खास मेहमान हैं, जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी। आजकल जब भी हम लोग टेलीविजन ओपन करते हैं, न्यूज चैनल खास करके खोलते हैं, तो उसमें हर जगह किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ जानकारी देते डॉक्टर साहब नजर आ जाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं और इनसे उन तमाम सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो कि कभी न कभी आपके हमारे दिमाग में आता है। हम कई तरह की परेशानियों से, हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हैं, और उन तमाम सवालों के जवाब होते हैं डॉक्टर समीर भाटी जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये क्या आजकल मैजिक है कि कोई भी न्यूज चैनल ओपन करो, उस पे आप बहुत ही जरूरी और जो चाहिए होता है वो जानकारी देते हुए नजर आते हैं? ये थोड़ा बताइए, और किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है उसका लोगों पर? देखिए, पब्लिक हेल्थ के अंदर तो एक्चुअली सभी तरह के हेल्थ टॉपिक्स आ जाते हैं, तो किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज जब भी कभी आता है और कोई नई रिसर्च को लेकर कोई बात होती है, तो उसमें फिर अपनी ओपिनियन देनी जरूरी होती है, पर ओपिनियन भी इस तरह से जरूरी होती है कि उसको आम लोग समझ सके और समझकर उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो जो भी नॉलेज है हेल्थ को लेकर, उसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई और सरल भाषा में ऑडियंस को समझा सके, तो यही हमारी कोशिश है। अभी दिवाली के समय मैंने देखा था कि बहुत सारे न्यूज चैनलों पर आपका आ रहा था प्रोग्राम, जिसमें कि कैसे किसी नकली प्रोडक्ट को पहचाने, जिसमें कि मिठाइयों को लेकर था, पनीर को लेकर था, और भी कई प्रोडक्ट्स को लेकर के था, और यही सबसे ज्यादा लोग आजकल परेशान हैं। मेरी मम्मी खुद कह रही थी कि पनीर का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा हमने अलग अलग वीडियोस देख लिए हैं, प्रोग्राम्स देख लिए हैं, वो उनमें बहुत खौफ है दूध को लेकर, पनीर को लेकर।
ये खौफ किस हद तक सही है कि लोगों का कहना है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत बार उसमें ये है कि जितना प्रोडक्ट आ रहा है उससे मार्केट में ज्यादा आ रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो ये कैसे है और ये जो लोगों का डर है ये किस हद तक सही है? देखिए, इसमें जैसे आपका सवाल था कि डिमांड और सप्लाई की बात, कि जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई, मतलब सप्लाई उस तरह से नहीं हो पा रही। और खासतौर पे फेस्टिव सीजन में, और अभी जैसे आप वेडिंग वगैरह सीजन में देखेंगे तो उस टाइम भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ जाती है तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ तो उसमें मिलावट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अक्सर ऐसा देखा भी गया। और ज्यादातर जब भी एफएसएसआई की टीम जाती है ग्राउंड पे तो वो इसी समय, इसी सीजन के अंदर जब फेस्टिवल ज्यादा होते हैं, डिमांड ज्यादा होती है और तभी मिलावट ज्यादा होती है। पर आजकल तो जैसा हम थ्रू आउट ईयर भी देख रहे हैं, मिलावट मिल जाती है। और कुछ चीजें होती है जिसमें मिलावट करना थोड़ा इजी हो जाता है, जैसे दूध या दूध से बनी चीजें, क्योंकि उनकी डिमांड तो काफी ज्यादा है और उतनी सप्लाई है नहीं, तो इस वजह से उनमें मिलावट होने पर। इसमें एक चीज है कि कुछ चीजों का बस ध्यान रखने के लिए हम बार बार कहते हैं कि जहां से भी ले रहे हैं ऐसी जगह से ले कि जहां पर आप जाकर उसकी शिकायत कर सके। कई बार आप ओपन मार्केट से लेंगे तो वहां पर हमेशा चुनौती रहेगी। जो बड़े ब्रांड है वो हर चीज का अपना ध्यान रखते हैं, तो कोशिश ये जरूर करें। और इसके लिए बार बार हम बात करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके घर में उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो खास तौर पे जब भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसको एक बार आप जरूर इंश्योर कर लें कि वो सही जगह से लेना, बिकॉज उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, कुछ समय के बाद वो खराब भी हो जाता है और उसमें कई तरह की मिलावट भी होती है। ओके जो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं जो हमारी कंट्री में खास करके है, तो लोगों को ये लगता है कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट को जो चेक करने वाली अथॉरिटी है, जो हम एफएसएसआई की बात कर रहे हैं, उस पर लोगों को भरोसा नहीं है। उसको लेकर के बहुत तरह की चीजें हैं। अब कितनी सच्चाई है, कितना मिथ है, क्या है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो लोगों का डर है वो किस हद तक सही है? नहीं, डर तो ठीक है, पर इसके साथ साथ जितना ज्यादा अगर अवेयर भी होंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अडल्ट्रेशन तो जैसा हम देख रहे हैं बढ़ ही रहा है, और साथ के साथ हम देखें बीमारियों का ग्राफ भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से कोई भी आप फूड पार्टिकल ले रहे हैं, अब आप ये देखिए ना कि जंक फूड, फास्ट फूड, किसी की भी हम बात कर लें, जब तक आप लेबल को ठीक से रीड नहीं करेंगे, ये तो चलिए ओपन प्रोडक्ट की बात की, पर आपका पैकेज फूड है उसके अंदर भी कई बार बहुत इस तरह की चीजें होती है जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो प्रिजर्वेटिव हो गया, उसमें एडिटिव्स हो गया, एक्स्ट्रा शुगर हो गई, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया, वो सब चीज आप, तो इसलिए लेबल रीड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर लोग अवेयर हों उस चीज को भी देखें। इनफैक्ट अगर बच्चों में ये वाली हैबिट शुरू से डाल दिया जाए, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले वो बिस्किट्स को लेके, क्रीम वाले बिस्किट्स को लेके लोगों को अंदर कंफ्यूजन बनी हुई थी कि क्रीम बिस्किट मतलब हेल्दी हो गया। अब वो क्रीम, उसमें अब क्रीम तो एक्चुअल में मिल्क की या मिल्क प्रोडक्ट की होगी, पर वो क्रीम नहीं होती क्योंकि उसमें स्पेलिंग एक डिफरेंट तरह से लिखा होता है क्रे में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इसमें ये क्रीम है, बट वो क्रीम नहीं तो होती। वो क्या होता है? वो सिंथेटिक तरीके से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट होता है जो कि उनके बीच में वो लगा दिया जाता है। उसमें शुगर वगैरह ज्यादा उसमें होता है। हाँ, कई तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं। उसमें वेजिटेबल ऑयल आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, पाम ऑयल ज्यादातर जैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो दूध या दूध से बनी कुछ चीजें नहीं होती, वो सिंथेटिक चीजें होती है। तो ये अवेयरनेस लोगों में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एफएसआई जिस तरह से अभी मोबाइल वैन वगैरह अपनी ग्राउंड लेवल पर लॉन्च कर रही है, और डेफिनेटली कि जितनी डिमांड है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अभी नहीं है, पर धीरे धीरे आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर इस तरह की चीजें काफी ज्यादा आने लगी है सामने। तो लोग भी थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, बट इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ानी है। सरकारी स्तर पर जो काम चल रहा है और ज्यादा फैसिलिटी टेस्टिंग की बढ़ाना, रैंडम टेस्टिंग करना, वो तो चल ही रहा है, पर सबसे ज्यादा मैं इसमें यही कहूंगा लोगों को कि लेबल्स को ठीक तरीके से रीड करना जरूर सीखें और उसको जरूर चेक करें। ये मुझे लगता है कि जैसे कि मिडिल क्लास तक तो कर लेंगे, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा हमारे कंट्री में ज्यादा तादाद किसकी है, उन लोगों की है जो कि किसी तरीके से वो खरीद पा रहे हैं, वही बड़ी बात है उनके लिए। तो उनके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए तो फिर वो एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी बनती है या फिर प्रशासन की बनती है कि वो लोग फिर उस पर ज्यादा काम करें ताकि उन लोगों का हेल्थ और खराब ना हो। तो उसमें भी देखिए कई बार जैसे हम डेटा देखते हैं तो
एक तो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, शहर, और उसके बाद सेमी अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज हो गए। पर जो लाइफस्टाइल डिजीज का ग्राफ है वो ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, और ये चीजें लाइफस्टाइल से ज्यादा लिंक्ड है। वहां पर ज्यादा हम इन्फेक्टिव डिजीज ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि वो पुअर हाइजीन वगैरह और उसकी वजह से। तो निश्चित तौर पे वहां भी अवेयर करना ज्यादा जरूरी है लोगों का। पर यहाँ पर रोल आ जाता है फिर मीडिया का, सोशल मीडिया का, कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, और आजकल सोशल मीडिया पे तो चाहे रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में सभी लोग कनेक्टेड है। तो इसके जरिए अभी जिस तरह से एफएसआई भी काम कर रही है, कुछ इस तरह की वीडियोस और ये सब बना रही है, जिससे आप प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में, कि आप क्या खा रहे हैं, उसको ठीक तरीके से जान सके। बिल्कुल। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट जो आई है, जो हम लोग भी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, इसी नवंबर 2025 में, उसमें काफी खतरनाक स्तर की उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, कि इंक्रीज हुआ है खास करके वायरल डिजीजेस। कौन कौन से हैं और उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये वाला तो अभी हम लोगों ने भी सबने नोटिस किया होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कि अभी ज्यादातर लोगों को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब बार बार आपने देखा होगा सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसा होना फ्रीक्वेंटली। और दूसरा अगर हम देखें तो वो ट्रेंड थोड़ा, कि उसमें ड्यूरेशन भी ज्यादा लंबी, की किसी को खांसी हो गई तो लंबे समय तक खांसी जा ही नहीं रही। तो इसके पीछे कुछ रीजन समझ आते हैं। एक तो जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जैसा चेंज हुआ है, ज्यादातर अगर हम देखें थ्रू आउट ईयर की बारिशें भी कभी भी आ जाती है। सर्दियां जितना लंबे ड्यूरेशन की होती थी वो कम हो गई है। ह्यूमिडिटी में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। पोल्यूशन एक उसके अंदर काफी बड़ा मेजर फैक्टर है। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। इंटरनल फैक्टर मतलब हम व्यक्तिगत तौर पे देखें कि हमारे अंदर ऐसे क्या बदलाव आए हैं, जिसके अंदर हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी, इम्यूनिटी, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। और अदरवाइज जैसा हम करें कि कुछ चीजें और है जो उसको बार बार ट्रिगर कर देती है। मतलब कोई भी चीज, जैसे पोल्यूशन आया, उसको ट्रिगर कर दिया, वो बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा अगर हम देखें तो डेफिनेटली डाइट आपका उसमें रोल प्ले करती है। नींद आपका रोल प्ले करती है, स्ट्रेस आपका रोल प्ले करती है। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये इन्फेक्शंस बढ़ गए। और इन्फेक्शन में भी खास तौर पे उन्होंने जिस तरह से बात की गई है कि एक तो कॉमन वायरल वाले जो इन्फेक्शंस है, कॉमन कोल्ड, फ्लू वगैरह, ये सब काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी भी जैसा हम देख ही रहे हैं, जिसमें सांस से संबंधित तो क्या इसके लिए पोल्यूशन को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा सकता है? जितनी तेजी से इंडिया में पोल्यूशन बढ़ा है, और जब जब रिपोर्ट्स आ रही हैं तो दुनिया की टॉप 25 या टॉप 50 शहरों में से ज्यादातर 80% तक इंडियन सिटीज हो रही हैं। एग्जैक्टली। तो पोल्यूशन तो देखिए बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हेड से लेके टो तक, सबको इफेक्ट करता ही है। अब सांस से संबंधित प्रॉब्लम की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे पहले हम H1N1, स्वाइन फ्लू वगैरह ये कुछ एक समय में देखा करते थे, पर आजकल थ्रू आउट ईयर देखेंगे हम, जनवरी से लेके दिसंबर तक हमेशा कई बार इस तरह के सांस से संबंधित इन्फेक्शंस लोगों को होते रहते हैं। तो पोल्यूशन का तो स्तर तो देखिए कई बार कुछ समय पीक में होता है, और कुछ सिटीज में आपने देखा होगा कि पोल्यूशन है। पर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ये तो सभी जगह देखे जा रहे हैं काफी ज्यादा। तो जो रेस्पिरेटरी वायरस है, वो वायरस के लिए ये जो एटमॉस्फेयर है पूरी तरह से अनुकूल है। मतलब इस तरह के एटमॉस्फेयर में ग्रो करेगा, वो ग्रो ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से ये इन्फेक्शंस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। फर्स्ट थिंग रेस्पिरेटरी। इसके अलावा जैसा देख रहे हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, जो पेट से संबंधित इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब जो पेट से संबंधित इन्फेक्शन है वो आपके फूड से या वाटर से, मतलब खाने से या पानी से। अब खाना आपका ज्यादातर क्या होता है कि किसी भी तरह का कॉन्टामिनेटेड है, बाहर से आप खा रहे हैं, कटा हुआ कुछ खा रहे हैं ऐसा, तो उससे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर आपका जो पानी है, पानी के अंदर किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन हो गया, इवन घर पर भी पानी आपका आ रहा है, कोई सप्लाई का पानी आ रहा है, उसमें किसी भी तरह से कोई कंटामिनेशन हो गया तो पानी के जरिए भी पहुंच सकता है। तो ये कुछ चीजें, पर ये भी इन्फेक्शंस राइज हुए हैं। ज्यादातर आपने देखा भी होगा लोगों में कि वो कॉमन कंप्लेंट यही करते हैं कि एक तो पेट ज्यादा उनका खराब रहता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, नोशिया, ये वाले केसेस भी काफी बड़े हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रूट कॉज यही है और इसी के ऊपर काम करना है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो डेंगू के केसेस भी अभी बड़े हैं, चल रहे हैं ज्यादा। और वो भी उसमें भी आपका वेक्टर बॉर्न का मतलब रोल होता है, आपके मच्छर का, मॉस्किटो, जिनके जरिए ये फैलता है। तो ओवरऑल अगर अब इसमें देखूं, मेजर कॉजेज जिससे हम इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो हाइजीन है।
Okay. कि जितना हम हो सकेगा, देखिए बाहर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते कि मौसम में जो बदलाव आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ह्यूमिडिटी, उसमें तो हम नहीं कर सकते, पर हमें अपने अंदर ही कुछ ऐसी आदतें बनानी पड़ेगी जिससे हम उनसे अपने आप को, हमारी बॉडी को ऐसा प्रिपेयर कर सकें कि उन वायरस से वो फाइट कर सके। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा टूल है जिसके बारे में बार बार बात किया जाता है और जिसकी वो हमें बिल्कुल एकदम हैबिट बना ही लेनी चाहिए, वो आती है हाइजीन का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है हैंड हाइजीन। मतलब थोड़ा ये सबको एक बार बिल्कुल कॉन्शियसली इस पे एफर्ट करना है कि हाथों को आपको जितना हो सके अच्छे से वॉश करना है। ये कोविड के बाद से बहुत बढ़ा था, लेकिन फिर अचानक लोगों ने फिर धीरे धीरे उसको भुलाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। तो कोविड के टाइम में हुआ था, बट इसको तो हैबिट बनाना ही बनाना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हेल्थ को कई बहुत अक्सर हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर एक छोटा सा इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी, सोर थ्रोट, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर देता है। तो इस वजह से इससे बचने के लिए आप हैंड हाइजीन पे थोड़ा जरूर ध्यान रखिए। बहुत तरह के इन्फेक्शंस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपका हैंड हाइजीन ठीक हो। हाथों को अच्छे से आपको वॉश करना है, एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं कि आपने ऐसे ही थोड़ा सा रिंस किया और वॉश हो गए। साबुन से, पानी से अच्छे से आप उसको 1-2 मिनट अच्छे से हाँ, 1-2 मिनट अच्छे से वॉश करिए। इसके अलावा थोड़ा सा, कई बार कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर का काम ज्यादा है, तो सैनिटाइजर रखिए, ठीक तरीके से उसको सैनिटाइज वगैरह कर लीजिए। और कई बार लोगों की कुछ हैबिट्स होती है, जैसे क्योंकि हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और जैसे आपने भी पूछा कि भाई ये इन्फेक्शन इतने ज्यादा बार बार क्यों बढ़ रहे हैं, कि हाथों को बार बार आप फेस पे टच कर रहे हैं, आईज पे टच कर रहे हैं, तो उससे भी फिर वो इन्फेक्शन कैरी हो रहा है। तो वो हैबिट को भी आपको धीरे धीरे कंट्रोल करना, ठीक करना है, कि बार बार कहीं भी आप टच कर रहे हैं किसी भी सरफेस को, क्योंकि कई तरह के वायरस ऐसे होते हैं, बैक्टीरियल और आपके जो वायरल इन्फेक्शंस है, वो सरफेस पे काफी टाइम पे रहते हैं। आपने सरफेस टच किया और उसके बाद अब वो सरफेस को हजारों लोग टच कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ चीजें और आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हाइड्रेशन हमने देखा बहुत ही कम हो गई है लोगों की, मतलब लिक्विड इंटेक कम पीते हैं। अब जैसे मौसम में बदलाव होगा, पानी पीना कम कर देते हैं, कम कर देंगे, जाड़े में तो बहुत कम कर देते हैं, हाँ सर्दियों में तो कम कर देते हैं। और पानी को लेकर बहुत सारी चीजें, ऐसे पीना, ऐसे नहीं पीना, मतलब बहुत तरह की चीजें हैं। सबसे पहले बस आप ध्यान रखो कॉन्शियसली कि मुझे पानी पीना है, और उसके लिए कुछ हैबिट बना लिया कि पानी आप अपने पास रखें, जब भी आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो भी अपने पास रखें। और इसमें भी ये जो हेपेटाइटिस ए, ई का जो रोल है, ज्यादा जो पेट से संबंधित इन्फेक्शन, ये पानी से बहुत जल्दी होते हैं। टाइफाइड पानी से बहुत जल्दी होता है, तो इस वजह से पानी अपने साथ जरूर जरूर कैरी करें जब भी आप जा रहे हैं बाहर किसी भी तरह से। और ऑफिस में कई बार आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो याद नहीं रहता पानी की जब तक प्यास नहीं, तो इस वजह से थोड़ा ऐसा नहीं होता। कई लोगों का आपने सुना होगा कि मैं तो सुबह 2 लीटर पी लेता हूँ, उसके बाद, ऐसा नहीं है। पानी आपको कंसिस्टेंटली पीना है, रेगुलर पीना, थोड़े थोड़े इंटरवल के अंदर पीना है, तो उससे भी, हाइड्रेशन से भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक बनी रहेगी, और ये इन्फेक्शन वगैरह से आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से आपने हाइजीन वगैरह की बात की, आगे हम थोड़ा सा दूसरे स्ट्रेस टेस्ट और स्लीप टेस्ट, जो कि हमारी बात भी हो रही थी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे आज के डेट में ये लग रहा है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि 80% जो शहर हैं दुनिया के टॉप 20 अगर लिस्ट आ रहे हैं, तो उनमें वो इंडिया के हैं। बहुत खतरनाक स्थिति खास करके दिल्ली एनसीआर के लिए चल रही है। ऐसे में हाइजीन वगैरह सब अपनी जगह पर है, उसको तो ठीक किया जा सकता है, वो हम पर्सनल लेवल पर ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो हम पर्सनल लेवल पर नहीं कर सकते वो है वो पोल्यूशन। इतना डर है कि रात में जो हम लोग खाना खाने के बाद वॉक करते थे, या जो मॉर्निंग वॉक हम लोग करते थे, या हमारे पेरेंट्स करते थे, उनका वो बिल्कुल खौफ है कि अब कैसे करें। इतना ज्यादा पोल्यूशन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये करोड़ों लोग अचानक उठ करके तो कहीं जा नहीं सकते। सब, किसी की यहाँ जॉब है, किसी का यहाँ पर अपना पूरा उसके बच्चों का स्कूल है, सब कुछ है, वो सब छोड़ के कैसे जा सकते हैं। वैसे में वो क्या करें? क्या हर कोई एयर प्योरीफायर लगाए जिसकी मान लीजिए कैपेसिटी नहीं है? वो क्या करे? मॉर्निंग वॉक के हम अवॉइड करें, उससे भी तो कई तरह की परेशानियां हैं। अगर हम वॉक नहीं करेंगे, हाइपरटेंशन है, शुगर है, उन पेशेंट को, और हार्ट पेशेंट, जैसे मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, स्टेंट लगा हुआ है, तो उनको तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला है सुबह शाम आपको आधे आधे घंटे करना ही है। लेकिन अब उन लोगों में इतना खौफ है, तो वो लोग क्या करें? इंटरनल और आउटर दोनों तरीके से बताइए कि वो फिलहाल क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें ये हमें जरूर है कि अभी जब अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, तो बाहर आप जाएंगे सुबह के समय, क्योंकि सुबह के समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा होता है, तो वो आपको अवॉइड ही करना है। पर जैसे अगर हम देखें, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए, सारी रिसर्च ये शो करती है कि
अगर आप एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरह की तो वो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए बेनिफिशियल है। मतलब आपका हेल्थ स्पैन भी बढ़ाती है, लाइफ स्पैन भी बढ़ाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र ही बढ़ रही है, पर आपको बीमारियों से फ्री रखती है। बिल्कुल। और एक्सरसाइज फिजिकल के लिए नहीं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सभी तरह की हेल्थ के लिए जरूरी, तो करनी तो जरूर है। अब उसका आपको वे आउट निकालना है कि क्या ऐसे कर सकते हैं। उसमें सिंपल से कुछ चीजें हैं कि अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में ही कुछ ऐसा आप ट्राई करें कि आप योगा वगैरह एटलीस्ट जरूर कुछ करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह आप जरूर करें। अंदर आपको लग रहा है, जब जैसे सुबह के समय कई बार इंडोर पोल्यूशन भी है, तो आप दोपहर के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह वो सब जरूर करें। वॉक वगैरह अगर पॉसिबल है किसी तरह से तो थोड़ा आप कर सकते हैं, पर मूवमेंट फिर भी घर में भी जरूरी है। और घर में भी थोड़ा सा आप कुछ वेट वगैरह ऐसा रखें, होम एक्सरसाइज, क्योंकि जो एल्डरली लोग हैं या और भी सब लोग हैं उनको भी थोड़ा अपनी मसल्स को भी ट्रेन करना जरूरी है। तो अंदर आपको इंडोर करना है। जिम वगैरह में भी आप जाके कर सकते हैं, यंग लोग जैसे जाते हैं जिम वगैरह में, तो इंडोर आप कर सकते हैं। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाली हैवी चीजें आप थोड़ा सा अवॉइड करें सुबह के टाइम में, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है और आप पॉल्यूटेंट्स को इनहेल कर रहे हो। साइकिलिंग वगैरह जैसे बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम डॉन्ट्स की बात करें, बाहर रनिंग वगैरह नहीं करनी, ब्रिस्क वॉक वगैरह नहीं करनी, पर सोल्यूशन वे आउट जरूर निकालना है। एयर प्यूरिफायर को लेकर थोड़ा बताइए कितना जरूरी है। एयर प्यूरिफायर रिकमेंडेड है, कर सकते हैं। जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, जिनको हार्ट या लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पर एयर प्यूरिफायर में गलती अक्सर क्या करते हैं कि एयर प्यूरिफायर ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे रूम में लगा लिया और रूम खुला हुआ है, तो फिर उस एयर प्यूरिफायर का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज वो तो फिर आपका पोल्यूटेड एयर भी अंदर एंटर कर रही है। रूम बंद रहना चाहिए प्रॉपर, वहां पर आप एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। और एयर प्यूरिफायर ऐसा नहीं है अच्छा हम गए और तब हमने ऑन कर दिया, नहीं, वो थ्रू आउट टाइम पूरा चलता रहेगा रूम के अंदर, ताकि वो एयर सर्कुलेट होती रहे। और दूसरा एक चीज और है उसमें कि बार बार रूम एक खुलना नहीं चाहिए। और एयर प्यूरिफायर आपका जैसे पुराना है, पहले का है, तो उसकी सर्विस भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता नहीं। तो ऐसी कुछ चीजों का, पर ये है कि सबके लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यस जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनके लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। जो एक्सरसाइज को लेके आपने कहा, जैसे मैं भी मेरा पूरा 1 साल का मेंबरशिप होता है जैसे ये जिम का, तो उसमें ये है कि अब आजकल लोग ये डरा रहे हैं, वहां भी बातें चल रही हैं कि हमें जो भी कार्डियो वगैरह वो नहीं करना है, हम सिर्फ स्ट्रेचिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कुछ और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन कार्डियो नहीं करेंगे। जितना वही जो आप बता रहे थे कि जितना इनहेल करेंगे तो वहां तो प्यूरिफायर लगा भी नहीं है, तो और हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। वेट ट्रेनिंग वगैरह सब मना कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कीजिए लोगों के लिए, मेरे लिए भी। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, एक तो आपको लग रहा है बाहर जैसे डस्टी वगैरह हो गया, स्मोक हो गया, तो उसमें कई तरह की चीजें होती है। PM 2.5 पार्टिकल होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, जो कि इतने ज्यादा फाइन है कि आप देख ही नहीं पा रहे। कई तरह की गैसेस भी होते हैं। एक हो गया आउटडोर पोल्यूशन, वहां तो बिल्कुल मना करते कि आउटडोर पोल्यूशन में आपको कोई भी हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटी नहीं करनी है। अंदर अगर आप जिम में कर रहे हैं, जिम का इंडोर भी हमें पता नहीं है AQI कैसा है। अक्सर घरों में भी अंदर का हमें लगता है कि ठीक है, पर AQI घरों में भी कई बार किसी वजह से हम ठीक से नहीं मेंटेन कर रहे चीजों को, तो वो ठीक नहीं होता ऐसे ही जिम में। तो जिम में कुछ चीजें आपको जरूर इंश्योर करनी है कि जैसे डस्टिंग वगैरह का कुछ ऐसा ना हो कि वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट है या वो डस्टिंग का कोई भी पार्टिकल है, तो वो एक तो आपको हार्म करेगा। इसके अलावा अगर वहां पर कोई भी जिम के अंदर छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, कोई पेंट वगैरह, फ्यूम वगैरह है, जिम के अंदर किसी भी तरह का कोई स्प्रे वो यूज कर रहे हैं, रूम फ्रेशनर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो फिर वहां का भी पोल्यूशन लेवल AQI उसी तरह का कर देगा जो बाहर का पोल्यूशन लेवल है। तो इस वजह से एक्सर्शन, देखिए अगर किसी रीजन की वजह से आपको हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज मना की गई है, तो वो तो आपका चाहे पोल्यूशन हो चाहे वैसे हो, वो नहीं कर सकते। पर अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल है, फिट है, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हैं कार्डियो। और ऐसा उसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि नहीं करना, बट हाँ कोशिश यही करें कि लाइट करें और उस टाइम आप दूसरी चीजों पे फोकस कर सकते हैं, अपना
वेट ट्रेनिंग वगैरह पे फोकस कर सकते हैं, और जो बैलेंसिंग वाली एक्सरसाइज होती है उन सब के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ओके आजकल इंडिया में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। इससे सिर्फ वो लोग ही परेशान नहीं है जिनको कोई बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा है, बल्कि अब धीरे धीरे आम लोग भी, ऑफिसेज में काम करने वाले यंगस्टर्स भी अब उससे परेशान हैं। और इसके केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अगर हम आंकड़े देखें जिसमें कि लोग अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठ रहे हैं, उसको खत्म कर ले रहे हैं कि अब उनसे नहीं वो हो रहा, तो ये कैसे हम एक इसका कोई टेस्ट हो सकता है जिससे कि स्ट्रेस टेस्ट हो, हम पता करें और एक सही समय पर उसके लिए कुछ कर सकें जिससे कि वो नौबत ना आए? देखिए, स्ट्रेस की अगर हम बात करें, सेम जैसे हम बाकी फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, स्ट्रेस भी बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है। और स्ट्रेस आजकल एक बहुत ही ज्यादा हम कॉमनली यूज करते हैं कि स्ट्रेस है, प्रेशर है। तो स्ट्रेस में होता क्या है अक्सर कि आप जैसे भी स्ट्रेस, एक तो क्या होता है बॉडी में इस तरह की कुछ चेंजेस होते हैं कि आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है, तो बॉडी कुछ इस तरह के हार्मोन्स अंदर प्रोड्यूस करेगी, जैसे कोर्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, कि तुरंत आपको एक्शन लेना है। अब वो तुरंत एक्शन के अंदर क्या होता है कि एकदम आपको ब्रेक लेने हैं, आप ड्राइव कर रहे हो गाड़ी में, कोई सामने आ गया तो एकदम से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो बॉडी फिर कुछ पार्ट को शट करके, मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इनको करके, और बॉडी ऐसा रश करती है कि आपका मस्कुलोस्केलेटल पार्ट एकदम एक्टिव हो गया, मतलब आपके पैर एक्टिव हो गए, आप अलर्ट हो गए और आपने तुरंत एक्शन लिया। ऐसी जगह पर तो जरूरी है एकदम से आपको एक्शन लेना होगा, ब्रेक लेना। आप रोड क्रॉस कर रहे हो या एकदम आपका कोई लग रहा है कि ऐसा कोई डॉग आपके पीछे आप करेंगे ना, उस टाइम तो बॉडी एक्शन करने के लिए होती है। बट अब एक्चुअल में होना क्या शुरू हो गया है कि जैसे स्ट्रेस अब ऐसा होता जा रहा है कि वो कोई उसके लिए आपको ये सब ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है या कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो आप छोटी छोटी चीजों पे भी कर रहे हैं। कि जैसे अगर कोई आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देखा, आपने कोई नेगेटिव कमेंट देखा, या आपने कुछ ऐसी मेल पढ़ ली, क्योंकि आजकल हम फोन पे तो पूरे टाइम कनेक्टेड है, तो कुछ भी ऐसा पढ़ लिया, कुछ भी, या किसी ने कुछ ऐसा बोला, उस चीज को आप एकदम से इस तरह से रिएक्ट करें। अब बॉडी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि वो एक्चुअल में सिचुएशन हुई है या फिर आपने वो ऐसा कुछ चीज देखा है। तो उस टाइम फिर वही आपका कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनलिन, वो प्रोड्यूस होगा, और उस टाइम आप एक्शन तो कुछ कर नहीं रहे, आप बॉडी को तो कोई ऐसा मूव कर नहीं रहे, है ना। तो वो फिर आपको बार बार, अब क्या होता है, एक बार हो गया, कभी हुआ ऐसी सिचुएशन, पर पूरे दिन में बार बार हो जा रही है कोई भी सिचुएशन की वजह से। किसी ने कुछ आपको कहा, या आपने कोई डिजिटली ऐसा कुछ देख लिया, पढ़ लिया, और इमीडिएटली, या पास्ट की कोई बात एकदम से आपको स्ट्राइक कर गई, उसको ट्रिगर कर दिया, फिर से उस पर सोच रहे हैं देर तक, उस पर सोच रहे हैं। और एक्चुअली होता भी क्या है ना कि एक बार अगर प्रोड्यूस हो गया कोर्टिसोल, तो लंबे समय तक बॉडी में वो रहेगा, और लंबे समय तक अगर आपका ये कोर्टिसोल इस तरह से बार बार जब रिलीज होता रहेगा, तो आपकी वो बॉडी को डेफिनेटली हार्म करेगा, जिसको हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, कि लंबे समय तक स्ट्रेस चल रही है, और हम कहते हैं जो जैसा आजकल बर्न आउट वाला, तो वो लंबे समय तक, और वो फिर पूरी आपकी हर चीज को अफेक्ट करेगा। उस टाइम आपका मतलब कुछ काम करने में मन तो करेगा नहीं, बट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। मतलब आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको ब्लोटिंग एकदम बहुत ज्यादा बढ़ेगी, सबसे ज्यादा वो आपकी गट स्ट्रेस से ये भी यानी दिक्कतें हो सकती हैं, गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। और इसके बाद जैसे हमने स्ट्रेस को कार्डियक हेल्थ से, तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से, हार्ट से तो लिंक कराई है, क्योंकि छोटे मोटे भी कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हार्ट अटैक, इस तरह की चीजें भी काफी ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेस हुई, ये कोर्टिसोल आपका बढ़ा, और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, आपके हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो ये बहुत एक बड़ा मेजर फैक्टर है। प्रिवेंशन क्या है सर? हाँ, इसका प्रिवेंशन यही है कि जितना हो सके आप कुछ चीजों को जान लीजिए। बेसिक सी चीज है कि मुझे अपना डोज बढ़ाना है। डोज मतलब आपको हैप्पी हार्मोन्स पे ज्यादा काम करना है। कि स्ट्रेस का एंटीडोट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस हार्मोन हो गया आपका कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये जो एकदम रश पैदा करेगा। अब अगर हम ये वाली चीजें प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपके अच्छे वाले हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते रहें सही समय पे। अब अच्छे वाले हार्मोन क्या है, जिसमें एक हो गया डोपामीन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन, और फिर आपका सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन, ये सब आपके गुड हार्मोन्स हो गए। तो इसके ऊपर काम करते रहना। और डोपामीन कैसे बढ़ता है? अब डोपामीन
गलत चीज से भी बढ़ सकता है, सही चीज से भी, कि अगर आप पूरे टाइम स्क्रॉल करे जा रहे हैं रील, तो उससे भी आपको डोपामिन हिट करेगा, या आपने कोई ऐसी एग्जैक्टली या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज, जंक फूड खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, मीठा कुछ भी खा रहे हैं, ऐसे कुछ भी, तो उससे भी आपको 1 मिनट पर वो इमीडिएटली रश होगा और एकदम से डाउन होगा। तो नेचुरली तरीके से आपको डोपा हाई करने के लिए कुछ रेगुलर हैबिट्स बनाते रहने हैं। जैसा मैंने हैंड हाइजीन वाली बोला कि आप आदत बना लो अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हो, और ऐसे ही अगर आप खुश रहना चाहते हैं या स्ट्रेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, प्रेशर को मिनिमाइज, कि वो बॉडी को ज्यादा अफेक्ट ना करे, क्रॉनिक स्ट्रेस ना दे, बर्न आउट ना दे, तो इसके लिए डोपामिन नेचुरल तरीके से, और वो होगा कि आप कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम अपने लिए फिक्स करते रहे, बिकॉज डोपामिन इज रिवॉर्ड, कि कुछ भी अच्छा लगा या अपनी पसंद का कोई काम, कोई एक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग डांस कर सकते हैं, यस कुछ भी अपना वैसा बैडमिंटन खेलने जा सकते हैं, कुछ वैसा कर सकते हैं उसमें, पर एक रिवॉर्ड फिक्स होना चाहिए। जैसे आप वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो थोड़ा कम हुआ तो एकदम आप में वो डोपा हिट होगा कि एक खुशी वाली, मतलब एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा टारगेट आपने सेट किया और धीरे धीरे उसमें आपने बदलाव देखा, तो वो आपके डोपा को कंसिस्टेंटली हिट करेगा। और इसके अलावा भी जैसे डेफिनेटली आप बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वो सब चीजें भी, और आपका पसंद का आप म्यूजिक सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भी आपके जैसे मेरा है कि ट्रैवल और म्यूजिक से होता है। तो ये या कुछ अच्छा लिख दिया जिस दिन मैंने कि 1-2 दिन 4 दिन नहीं लिखा, फिर कुछ अच्छा लिखा, तो वो खुद पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है, कुछ देर तक वो रहता है कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा लिखा। राइट। तो ये क्या है कि आपको एक हैबिट बना ली। जैसे एक बार सुबह तो आपने ये सब किया, पर पूरे दिन भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे आपने सोचा कि देखा कि मेरे को पढ़ के कुछ अच्छा लगता है, या कुछ मेरा जो पसंद वाला म्यूजिक है वो सुन के अच्छा लगता है, या कुछ भी ऐसी चीज आप अपनी मूड लिफ्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो डोपामिन हो गया। ऐसे ही आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं। तो वो ज्यादा आप सोशलाइजिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं जब, तभी हम बात करते हैं ना कि आप जब जिम जाते हैं, कहीं बाहर फिटनेस सेंटर में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो लोग मिलते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन होना जरूरी है। चाहे पेट भी हो आपका, पेट से भी आपका ऑक्सीटोसिन जो है स्टिमुलेट होता है। इसके अलावा अगर हम जैसे बात कर रहे थे सेरोटोनिन, सेरोटोनिन काफी ज्यादा एक बड़ा मूड स्टेबलाइजर हार्मोन है। उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचर और सनलाइट। ओके। इसीलिए बार बार हम कहते हैं, और ये दो चीज मिस हो जाती है ज्यादातर, अगर हम जेनजी में देखें, मिलेनियल में देखें, कॉर्पोरेट लाइफ में देखें, सब में, मतलब वो बाहर अंदर का ही उनका टाइम ज्यादा स्पेंड होता है कि सुबह उठे और उसके बाद सीधा हम अपने ऑफिस में पहुंचे, या इनफैक्ट आप वर्कआउट भी करने गए तो जिम या में गेम्स भी उनके इंडोर ही होते हैं, इंडोर ही होते हैं, फ्रेंड्स भी, या जो कॉलिंग है वो सब फोन वोन पे ही चलते रहता है, मिलता जुलता कोई है नहीं आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे जैसे ही मौसम चेंज होता है, एक टर्म होता है सैड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब आप थोड़ा सा डाउन फील करेंगे, लो फील करेंगे। काफी सारी कंट्रीज है जहां पर सनलाइट नहीं होता, वहां पर लोगों में डिप्रेशन काफी ज्यादा होता है। तो उस वजह से उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा आपको ये जरूर कोशिश करना है कि जब मौका मिले आपको, आप तो बाहर जाइए, थोड़ा सनलाइट का एक्सपोजर आपको जरूर लेना है। ये दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी लोगों को हम सजेस्ट कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी थोड़े टाइम के लिए ऐसे सनलाइट वगैरह होती है, आप थोड़ा सा सनलाइट लीजिए, बालकनी में जाइए, कहीं भी जाइए, बट सनलाइट से एक्सपोजर होना जरूरी है, क्योंकि वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सनलाइट से आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन, और सेरोटोनिन प्रीकर्सर है आपका मेलाटोनिन के लिए। मेलाटोनिन आपकी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इस वजह से आपको सनलाइट तो लेनी है थोड़ी सी, ठीक है। आपने बाहर, यानी हम अगर डायरेक्ट सोच रहे हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, सिर्फ इतना नहीं है, इतना नहीं, बहुत आगे तक भी है। अब स्लीप की बात चली है तो स्लीप पर भी बताइए कि ये जो स्लीप डिसऑर्डर है, ये बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ा है। मैं खुद अभी उसकी शिकार चल रही हूँ, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा मेरे ट्रैवल वगैरह हो गए हैं, तो शायद ओवर एक्सपोजर या जो भी कह लीजिए कि नहीं पता कि क्यों हो रहा है, लेकिन एक बार अगर नींद खुल जा रही है 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद, तो दोबारा नींद नहीं आ रही। तो ये जो क्या कोई स्लीप टेस्ट है, या उससे बचने के लिए, उसको सुधारने के लिए क्या रूटीन करें, क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि नींद के ऊपर भी काफी ज्यादा आजकल हम बात करते हैं, तो और इसको ग्लैमराइज बहुत किया जाता है कि बहुत कम सोते हैं। जैसे किसी के लिए सुनेंगे कि देखो उनका बच्चा सिर्फ 5 घंटे सोता है, बाकी टाइम वो पढ़ाई करता है, ये करता है, या बड़े लोगों के लिए भी बहुत ग्लैमराइज किया जाता है। तो क्या वो सही है या गलत है, ये बताइए। देखिए, एक तो थोड़ा सा आपको आपकी बॉडी कई बार सिग्नल देगी कि किसके लिए 6 घंटे की नींद ठीक है, किसके लिए 7 घंटे की। बॉडी अपने आप सिग्नल दे देगी। कई बार आपने काफी लोगों से सुना भी होगा और देखा भी होगा, और खुद भी हम ऐसा फील करते हैं कि अगर आपकी नींद कम रही है तो कोई लोग इरिटेटेड ज्यादा रहेंगे,
कई बार आपकी अगर नींद कम हुई होगी तो आपको स्पाइसी खाने का मन करेगा, मीठा खाने का मन करेगा, आपको क्रेविंग ज्यादा होगी। हाँ, ऐसा अक्सर होता होता है। है। जब नींद पूरी होगी तो आप अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, क्योंकि वो भी हार्मोनल चेंजेस ही हैं। हर चीज आपके हार्मोन से लिंक्ड है। तो अंदर हमारे हार्मोन्स इस तरह के होते हैं जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस की फील कराते हैं या हंगर की फील कराते हैं कि मुझे भूख लगी है या मेरा पेट भर गया है। पर जब नींद ठीक नहीं होगी तो वो वाले हार्मोन ठीक तरीके से आपके रिलीज नहीं होंगे और आपको लगेगा कि मैं कुछ खाऊं, वो क्रेविंग आपको होती रहेगी। बट वो क्रेविंग का मेन कारण है नींद ठीक नहीं हो, और खाने का भी मन करेगा आपको या तो मीठी चीजें या फिर स्पाइसी चीजें। तो इस वजह से नींद को ठीक करना जरूरी है। अब नींद में भी जैसे मैंने हैंड हाइजीन की बात की, अब इसमें स्लीप हाइजीन बहुत बहुत आजकल जैसे हम बात करते हैं वो जरूरी है मेंटेन करना। और सुबह से ही उसके पूरे दिन से शुरुआत हो जाती है कि सुबह मैंने आपको बताया कि थोड़ा सनलाइट नेचर में आपने टाइम स्पेंड किया, वर्कआउट आपको एक्सरसाइज जरूर करना है क्योंकि वो आपकी नींद से लिंक है। अब कई बार जैसे आपने बताया कि नींद में अभी डिस्टर्बेंस होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो वो कोशिश करें कि रात को ना करें फिर वर्कआउट। कई बार हम ऑफिस से गए और उस टाइम आपने वर्कआउट किया या कोई प्री वर्कआउट ऐसा पिया या हाँ, कॉफी उससे का भी होती है प्रॉब्लम। प्री वर्कआउट जब मैं पीती हूँ तो वो स्लीप डिसऑर्डर होता है मुझे। स्लीप पे अफेक्ट करेगा। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। और कुछ चीजें इसमें और है कि कई बार हमें कुछ चीजें ऐसी देखनी है कि मेरे लिए क्या ऐसा सूदिंग सा है जो मेरे नींद में आने में मुझे हेल्प करे। क्योंकि देखिए ब्रेन में भी इस तरह की वेव होती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। तो गहरी नींद में हम जब जाते हैं, जब हम डेल्टा में जाते हैं, हाँ। अब एकदम से इमिडिएटली हमने अपने ब्रेन को, माइंड को एकदम से ट्रिगर कर रखा, स्टिमुलेट कर रखा है। कई बार अगर हम कनेक्टेड हैं ऑफिस से या कोई और चीज से तो माइंड एकदम स्टिमुलेट रहेगा और फिर वो नींद अफेक्ट होगी। और बीच में होता क्या है कई बार कि जैसे एकदम से आप 5वें गियर से एकदम आप सो नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। मतलब वो भी एक तरह का रिचुअल ही है, एक हैबिट ही बनानी है कि ये मेरा सोने का टाइम है, तो ऐसे धीरे धीरे मुझे स्लो डाउन करना है। और स्लो डाउन करने के साथ साथ कुछ चीजें आप कर सकती हैं। किसी को कुछ अच्छा सुनने में कि कुछ अच्छा म्यूजिक चल रहा है, कुछ अच्छा स्पिरिचुअल सेशन चल रहा है, या कोई भी ऐसी चीज चल रही है, बुक रीड करने में या कुछ भी, वो अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इससे मुझे नींद आती है। पर यहाँ पर हार्मोन मेलाटोनिन का बहुत बड़ा रोल है। मेलाटोनिन आपका ठीक तरीके से रिलीज, और मेलाटोनिन रिलीज होने के लिए पूरे दिन में आपने ये देखा कि मेरा मूड किस तरह से रहा, तो वो एक्चुअल में तो वही आपका उसको अफेक्ट करता है। और थोड़ा कुछ चीजें और जैसा हम बात करते हैं कि लाइट धीरे धीरे स्लो डाउन करते रहिए। कि ऐसा जैसा अभी क्यों ज्यादातर हम बेसिक पहले हुआ करती थी चीजें उन्हीं के ऊपर बात करते हैं कि जैसे आपका सनसेट हो रहा है तो अब बहुत ज्यादा लाइटिंग है, बहुत लाइट से आप एक्सपोज कर रहे हो। क्योंकि आजकल एक टर्म है लाइट पोल्यूशन, बिकॉज आजकल रात भी ऐसी हो गई है जैसा दिन रंगीन है पूरा। तो वो नाइट में आप जितना ज्यादा, तो हमारी जो ब्रेन है उसके पास तो वही सिग्नल जाएगा कि अभी रात हुई नहीं है, तो बार बार आपका नींद, स्लीप इस तरह से बर्ड्स को हम लोग देखते हैं कई बार हमारी सोसाइटी में कि बहुत ज्यादा लाइट जल रही है तो वो मतलब फड़फड़ाते हैं, उड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तो वो आ गए हैं अपने घोंसले में। जो कि इवनिंग होते वो आ जाते हैं, लेकिन अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी दिन है, उनको जाना है, अब पूरी तरह से शाम हो गई है। तो ये शायद हमारे माइंड के साथ भी होता है, ये ऐसा होता है। और फिर कई बार कुछ एक और अक्सर कई बार गलतियां होती है कि अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी खा लिया, अब कई लोग कहते हैं कि नहीं हम जब तक खाएंगे नहीं तो हमें नींद ठीक तरीके से नहीं आती। पर देखिए कि फिर अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे टाइम से काम करना पड़ रहा है तो आपको लग रहा है कि आप सो रहे हो पर आप उस डेल्टा फेज में नहीं जा पा रहे। तो ये भी थोड़ी सी आपको हैबिट बनानी है कि जितना हो सके जल्दी खा लें, लाइट खा लें। अगर आप घर ही लेट पहुंचते हैं तो कोशिश करें आप ऑफिस में या कुछ ऐसा पहले ही खा लें ताकि आप हैवी चीज कोई भी वहां पर ना खाएं। तो खाने का एक काफी बड़ा, या खाने के बाद थोड़ा अच्छा खासा वॉक भी कर लें। हाँ तो एग्जैक्टली वो वॉक कर सकते हैं। और लिक्विड इनटेक थोड़ा सा ऐसा करें कि ज्यादा नहीं, ज्यादा रहेगा तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, फिर आपकी नींद डिसरप्ट होगी। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या ऐसी रीजन है। पर कुछ भी करके अपनी नींद को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अगला दिन फिर आपका डिपेंड करता है आपकी नींद कैसी रही। और गलती अक्सर कर क्या जाते हैं लोग की नींद ठीक नहीं हुई है, फिर उनको लगता है कि चलो वर्कआउट तो मैं कर ही लूं। अगर नींद ठीक नहीं हुई तो वर्कआउट उस तरह से नहीं करना। आप जाइए जरूर, जिम जाइए, पार्क जाइए, पर उतना हैवी फिर आपको नहीं करना, क्योंकि फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा, बॉडी को नुकसान ही होगा। तो इस वजह से बट ये स्लीप हाइजीन आप धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो नींद को आप थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। पर ये आपको
क्या नींद को स्टिमुलेट कर रहा है, ये कुछ अपने फैक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई चेक करने होंगे। और अगर जैसे लग भी रहा है कि नहीं नींद नहीं आ रही है मुझे, तो एटलीस्ट लेट जाइए, फिर ठीक से थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। बहुत ज्यादा ऐसा कि नहीं आ रही नींद, क्योंकि बॉडी एटलीस्ट फिर भी अपने रेस्टिंग फेज में जा रही है, उस टाइम रिपेयर हो रही है। बहुत लोगों को देखती हूँ कि नींद नहीं आती तो वो वापस से मोबाइल देखने लगते हैं। वो फिर ये बताइए वैसे लोगों के लिए, क्योंकि ये कल्चर अभी बहुत तेजी से जा रहा है, बढ़ रहा है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक तो कुछ स्क्रीन सेटिंग्स वगैरह होती है जो कि एकदम आपकी आईज को अफेक्ट ना करे, तो वो नाइट वाला मोड रहे, उस पे स्क्रीन ना रहे। और आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा मुझे नींद लेने के लिए ठीक से, अभी मेरी नींद टूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो फिर कुछ ऐसा सुन लें जो आपको सूदिंग सा लगता है, जिससे आपको लगता है कि अभी मेरी नींद फिर से ठीक हो जाएगी। पर कई बार उठने के बाद फिर कुछ खाने के लिए आप चले गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, आप खाएंगे तो फिर सब कुछ डिस्टर्ब होगा। हाँ, वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी फिर से एग्जैक्टली तो वो आपको ऐसे कुछ अपने लिए, क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप बता देगी कैसा है, बट नींद ना आने की वजह से कोई ना कोई ऐसा पूरे दिन में ऐसा रीजन रहा होगा जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। पर नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आप चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपकी नींद ठीक नहीं हुई। बिल्कुल। स्लीप टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, सबकी हमने बात की। बहुत सारे लोग आज के डेट में परेशान हैं किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन से। उसका कोई साइन नहीं मिलता, अचानक जब वो सीवियर हो जाता है, पेट दर्द होता है या उस बॉडी पार्ट में पेन होता है, तो फिर पता चलता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें समय रहते? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो जैसे नींद के लिए टेस्ट आपने पूछा था, टेस्ट उसके अंदर एक स्लीप स्टडी टेस्ट होता है। स्लीप स्टडी से आपका पूरा नींद, जैसे आप सोते हैं, वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कब आप उठे, कैसी नींद रही आपकी, कैसी ब्रेन वेव्स रही, तो वो आप उस टेस्ट के जरिए मेजर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कई लोग कहते हैं कि मैं 8 घंटे भी सो लिया फिर भी मुझे थकान महसूस हो रही है, तो उसमें कई बार अगर स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ और होती है, स्लीप एपनिया होता है, मतलब नींद आपकी ठीक से नहीं आ रही, तो वो सारा उसमें मेजर होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर एक बार उसको ट्रीट करके उसको करेक्ट करेंगे। पर जैसे अभी देखी गई है पुरानी कुछ स्टडी रिसर्च ऐसा आई है कि लोग स्लीप डिप्राइव्ड ज्यादा हैं। तो अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, पूरे दिन भी नींद आपको लगा मैं 8 घंटे 7 घंटे सो लिया, फिर भी आप लिथार्जिक फील कर रहे हैं, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, तो एक बार स्लीप स्टडी टेस्ट उसको कहते हैं, वो आप करा के देख सकते हैं। सेम स्टोन की अगर हम बात करें तो स्टोन आपका किडनी में हो गया या गॉल ब्लैडर के अंदर हो गया, तो कई बार स्टोन है तो स्टोन से ऐसे कोई हमें लक्षण नहीं आते, पर जब स्टोन का पेन होता है अचानक से और उस टाइम आप टेस्ट करा के देखते हो, तब पता लगता है स्टोन है। तो एक तो पहले प्रिवेंशन की, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि किडनी स्टोन के लिए सबसे बड़ा एक मेजर कारण है डाइट, तो है ही डेफिनेटली। आप बहुत ज्यादा सॉल्ट ले रहे हो, बहुत फास्ट जंक फूड ऐसा कुछ ले रहे हो। इसके अलावा पानी अगर आपका इंटेक कम है, लिक्विड इंटेक कम रहेगा, तो आपको स्टोन होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। तो एक तो हाइड्रेशन मैंने फिर से बताया, तो पहले ये चेक कर लो कि पूरे दिन में मेरा हाइड्रेशन ठीक है कि नहीं। उसके लिए सिंपल सा है कि जब भी आप यूरिन एक बार अपना चेक करो कि अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, येलोइश हो रहा है, तो मतलब पानी ठीक से नहीं पिया। तो पानी, एक तो पानी का लिक्विड इंटेक अपना ठीक रखिए। और कई बार लोग कहते हैं कि पानी हम ज्यादा पी नहीं पाते हैं, मन नहीं करता ज्यादा, तो पानी को थोड़ा सा और उसमें कुछ चीजें डाल लो। जैसे आजकल हम इन्फ्यूज्ड वाटर की बात करते हैं कि उसमें आपने तुलसी के पत्ते डाल लिए, लेमन थोड़ा सा डाल लिया, कोई सीजनल फ्रूट जैसे ऑरेंज वगैरह उसके थोड़े से स्लाइसेस वगैरह उसके अंदर डाल लिए, खीरा डाल लिया, तो उससे थोड़ा आपको लगेगा टेस्ट भी चेंज हुआ है, थोड़ी फ्रेग्रेंस भी चेंज हुई, तो वो पानी ऐसा आप पी सकते हैं, अच्छा रहता है। इसके अलावा किडनी स्टोन के लिए आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार जैसे आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। तो अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कई बार कि कुछ स्टोन ऐसा फॉर्म हो रहा है कि नहीं किडनी में, या गॉल ब्लैडर में भी कई बार लोगों को पता नहीं होता, और अचानक से जब दर्द होता है तब पता लगता है। तो वो जब हेल्थ चेकअप कराते हैं तो खाली ब्लड टेस्ट ना करा के एक अल्ट्रासाउंड भी जरूर करा लें, आप किसी भी एज ग्रुप में हो। अल्ट्रासाउंड में आपका डिटेक्ट हो जाता है कि कोई पहले से आपका स्टोन बन रहा है कि नहीं। ये कितने दिनों पर करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड? एक बार जब भी आप अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जो भी आप 6 महीने पे लगभग, 6 महीने 1 साल में करा लें। पर अगर जैसे सब कुछ नॉर्मल है तो फिर दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, फिर आप 2 साल बाद करा सकते हैं। पर उसमें लग रहा है कि नहीं कोई ऐसा स्टोन आया है, तो फिर उसको एक बार थोड़ा सा अपने डॉक्टर से बात करके मॉनिटर करते जरूर रहना है, मतलब उसको अनट्रीटेड ऐसे ही छोड़ना नहीं है। तो ये इस वजह से अल्ट्रासाउंड का यहाँ पर
रोल काफी इम्पोर्टेंट। ओके, बेली फैट टेस्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा लोग आजकल उससे परेशान है, हम सब परेशान हैं। Exactly. उसके लिए बताइए। तो इनफैक्ट अभी एक रिसर्च भी आई थी थोड़े टाइम पहले कि इंडिया के अंदर वैसे ओबेसिटी तो है ही बढ़ रही है, पर एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा है। मतलब एक तो ओवरऑल आपका फैट ज्यादा होना और एक पेट की तरफ फैट ज्यादा होना, ये भारत में काफी ज्यादा है। और ये भी उतना ही खतरनाक है जितना आपका वजन ज्यादा होना, ओबेसिटी होना। बेली फैट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जैसे विसरल फैट हो गया, वो विसरल फैट आपके ऑर्गन के सराउंडिंग फैट है, वो ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है। क्योंकि उनमें भी जैसे हम बोलते हैं कि वजन ज्यादा है आपका, ओबेसिटी ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज होने की, ब्लड प्रेशर होने की, हार्ट डिजीज होने की संभावना ज्यादा, ऐसे ही बेली फैट में भी ये बढ़ जाता। और दिल्ली एनसीआर की भी बात करें तो एक ILBS ने स्टडी की थी, उसमें देखा गया था कि लगभग 50% के करीब लोगों के अंदर फैटी लीवर है। मतलब जिसमें बेली फैट बढ़ा हुआ है तो उनका फैटी लीवर भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है। तो बेली फैट को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि एक आपको थोड़ा सा अपना डाइट के ऊपर जरूर काम करना, और डाइट में कुछ चीजों का, जैसे एक तो मीठे का इंटेक आपका जितना कम रहेगा उतना बेटर है, और कार्बोहाइड्रेट्स को भी थोड़ा सा रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि कार्ब्स हम बहुत ज्यादा खाते हैं और बार बार हम खाते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर जरूरी है थोड़ा ध्यान। लेकिन इंडियन फूड जो हम लोग देखते हैं उसमें तो सबसे ज्यादा इसी को, मतलब रोटी चावल, इसको तो तीनों टाइम रखता ही है, हर शख्स रखता है। और आज से नहीं, हम लोग दशकों से देखते आ रहे हैं अपने घरों में। और ये सिर्फ किसी एक एरिया का नहीं है, पूरे इंडिया में ये लगभग दिखाई देता है। जबकि जिन लोगों को हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर कह के, हम जिनको बोलते हैं कि अरे उनका तो फूड बहुत खराब है, एक दिन कुछ बना तो वो 3 दिन तक फ्रिज में रख के खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका हम लोगों से बेहतर क्यों है? हमारे अंदर इतनी ज्यादा जो परेशानियां हैं, खास करके जो हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की या डायबिटीज की या ये फैट की, तो ये ज्यादा क्यों है? हम प्रोटीन को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं? हम विटामिन को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? प्रोटीन लोगों को लगता है कि डेली अगर हम 1 कटोरी दाल ले रहे हैं तो उससे पूरा हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल झूठ है, वो नहीं पूरा हो पाता। तो हमारा ये कल्चर ऐसा कब तक रहेगा? क्यों चेंज नहीं होते हम? कुछ चीजें हैं, जैसे लोगों के अंदर आपने देखा होगा आमतौर पे डिस्कशन में कि नहीं, पहले भी तो लोग सब खाते थे। हमारे नाना नानी दादा दादी वो सब तो इतने सब कुछ खाते थे। अब पहले को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो हम अगर अपना गेहूं वगैरह भी देखें तो जेनेटिकली ये मॉडिफाई काफी ज्यादा हुआ है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर हम देखें तो अब हमारा लाइफस्टाइल उस तरह से नहीं रहा, बहुत ज्यादा मूवमेंट हमारी नहीं होती है, उस तरह से हम वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वैसे ही ट्रांसपोर्ट इतना बढ़ गया कि पैदल चलते नहीं है। तो एक तो वो एक मेजर रीजन रह गया कि इस वजह से उस डाइट को कंपेयर नहीं करना। जैसे मिल्क प्रोडक्ट का भी मैंने बताया कि वो कई बार ऑथेंटिसिटी वाला कि वो शुद्ध है कि नहीं, वो सब चीजें देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बात की कि देखिए प्रोटीन इंटेक तो डेफिनेटली कम हुआ ही हुआ है। आजकल आप बच्चों की भी देखेंगे तो थोड़ा हाइट और उस तरह से वो मस्कुलर वो वाले नहीं होता जो पिछले हम 20 साल 25 साल बाद देखें। तो बच्चों की थोड़ी ग्रोथ भी उससे इम्पेयर्ड हुई है, इफेक्ट उसके ऊपर हुआ है। तो प्रोटीन आपको कोशिश करना ही है कि जब भी आपकी डाइट हो तो डाइट आपके लिए बेस्ट है कि भाई सबसे पहले आप कोशिश करो कि प्रोटीन शरीर में जाए, उसके बाद फिर आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ले सकते हो। पर उल्टा जैसा हम करते हैं कि बहुत ज्यादा हम रोटी चावल या ऐसी चीजें खा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी वेट को ही बढ़ाएगी, वो आपका इंसुलिन को स्पाइक करेगी, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हो, भी तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो शुगर को बढ़ाएगा। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। कुछ वेजिटेरियन लोगों के लिए आप ऑप्शन बताइए, या अब तो वीगनिज्म भी बहुत चला है, तो उनके लिए भी, जो वीगन्स हैं उनके लिए 3-4 ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि अपने वो डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं? राइट, तो इसमें आपको यही देखना है कि मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर या जो भी मैं मील ले रहा हूँ उसमें पहले ये इंश्योर कर लूं कि मेरा प्रोटीन ठीक से जा रहा है कि अब जैसे दालें हो गई, दालें तो कम से कम 20 तरह की है, आप कितनी भी लो चेंज करके उसमें आप ले सकते हो, वो गट हेल्थ के लिए भी ठीक है, उसके अंदर आपका प्रोटीन भी होता है। स्प्राउट्स वगैरह आप ले सकते हो, उसके अंदर आपका प्रोटीन है, अगर आपको ठीक से डाइजेस्ट होता है, अगर नहीं डाइजेस्ट होता तो उसको थोड़ा सा बॉयल करके ले लो। आपकी सभी तरह की सीड्स आपने देखे होंगे, चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, इन सब के अंदर भी प्रोटीन आपको मिल जाता है। जो ड्राई फ्रूट्स को अफोर्ड कर सकते हैं उनके अंदर आपको प्रोटीन
मिल जाता है। Okay. इसके अलावा आपके मटर वगैरह हो गए, इसके अंदर आपका प्रोटीन है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके अंदर आप प्रोटीन ले सकते हो। और जो मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीजों को लेते हैं तो वो फिर पनीर डेफिनेटली वगैरह। घर में पनीर बना सकते हैं, या सही सोर्स से पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दही में प्रोबायोटिक भी हो गया, पनीर प्रोटीन भी हो गया। तो इन चीजों को आपको ऑप्शन काफी है, बस उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो प्रोटीन बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे कम करना है आपको, ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना। और मीठा इंटेक आपका उसके अंदर कम रहे, तो इससे फिर सही काफी रहेगा। हद तक आप मतलब बेली फैट को भी कम कर सकते हैं। बोन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ा है, इसको लेकर थोड़ा बताइए कि क्यों इतने ज्यादा लोग उससे परेशान हैं और उसको कैसे डेली लाइफ में हम बेटर कर सकते हैं। अब बोन प्रॉब्लम में देखिए, एक तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि फीमेल्स के अंदर अभी, और इनफैक्ट नी ट्रांसप्लांट भी कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, नी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई है, लोअर बैक एक होना काफी ज्यादा बढ़ गया है, सर्वाइकल होना काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी रीजन, सबसे बड़ा कारण है एक्सरसाइज ना करना, मूवमेंट ना होना। अब मूवमेंट के नाम पे कई बार हम कहते हैं कि बस सिर्फ हम वॉक ही कर रहे हैं। देखिए, वॉक से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोन की हेल्थ के लिए आपको जरूरी है कि आप मसल्स थोड़ा सा बिल्ड करें, तब आपको आपका बॉडी का जो प्रेशर है पूरा, वेट है, वो तभी झेल पाएंगे, नहीं तो आपके जॉइंट के ऊपर वो सारा प्रेशर जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए। एक तो फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग ये है कि जैसा हम विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी ज्यादा है, जितनी भी रिसर्च है बार बार ये शो करती है कि हम विटामिन डी डेफिशिएंट है। विटामिन डी डेफिशिएंसी बिकॉज हमारा सनलाइट से एक्सपोजर एक तो कम रहता है, और अगर सनलाइट है भी तो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और अदर फैक्टर्स हमें वो विटामिन डी मिल नहीं पाता। तो विटामिन डी आप एक बार अपना टेस्ट जरूर करा के देख लें। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी जैसा हम लोगों का टेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम लोगों के अंदर वो डेफिशिएंसी मिलता है। तो विटामिन डी अगर आपके डॉक्टर जिस तरह से अगर आपको सप्लीमेंट वगैरह एडवाइस करें तो वो आपको लेना जरूरी हो जाता है। तो ये दो चीजें काफी ज्यादा हम देख रहे हैं। और तीसरा एक बड़ा मेजर फैक्टर है जो यंग लोगों में थोड़ा देख रहे हैं, एक उनके पोस्चर ठीक नहीं है, बैठने का तरीका, सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है। लंबे समय तक अगर आप एक ही पोस्चर में बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बैठे उससे डेफिनेटली, और लैपटॉप पे काम करना भी चलिए, बट आप कैसे कर रहे हैं? अगर आप ऐसे झुक के काम कर रहे हैं, अब मोबाइल को अगर देख रहे हैं, मोबाइल को आप ऐसे झुक के देख रहे हैं, आप किताब भी पढ़ रहे हैं ऐसे, ये थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि आपका स्पाइन का जो पोस्चर है वो ठीक से बना रहे। और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आपको जरूर करते रहना है, कुछ भी चीजें थोड़ा सा लिफ्ट करते हुए, और ये सब थोड़ा ध्यान रखना है कि ठीक तरीके से उसको लिफ्ट करें। तो ये कुछ चीजें, और छोटे मोटे अगर सिम्टम आते भी है तो कई बार उसको इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर से बात कर लें। कई बार लोग कहते हैं कि अचानक से मुझे तो पेन हो गया, पहले था ही नहीं, पर वो अचानक नहीं होता, धीरे धीरे वो होना फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पाइन के लिए भी आपके, और जॉइंट्स के लिए भी, सबके लिए जरूरी है कि एक तो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, मतलब कुछ ना कुछ वजन उठाने वाली एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, और प्रोटीन इंटेक ठीक रखना ताकि मसल्स आपकी बिल्ड हो तो जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना रहे। बिल्कुल। तो जैसे जिम जाने वाले लोग वे प्रोटीन लेते हैं, मैं भी वे प्रोटीन लेती हूँ डेली, तो उसको लेकर भी बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि अरे उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उतना सही नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। क्या उसको भी लेने में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है? देखिए, कई बार आप अपने नेचुरल सोर्स से अगर नहीं ले पा रहे हैं प्रोटीन, आप अपनी डाइट के अंदर नहीं ले पा रहे हैं, पर आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल आपकी रियर एंड टीयर हो रही है, तो उसको प्रोटीन तो आपको चाहिए। बिल्कुल। तो आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो वे प्रोटीन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि सोर्स कहाँ पर है, वो एक सही जगह से आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उस पर बार कोड वगैरह वो सब चीजें जरूर चेक कर लें। कुछ चीजें उसमें आप जरूर देख लें कि बहुत ज्यादा एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, क्योंकि जितनी ज्यादा शेल्फ लाइफ लंबी होगी उसकी, उतनी उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह होंगे, वो वाली चीज चेक कर सकते हो। आप उसका लैब टेस्ट कराकर भी देख सकते हो कि कहीं उसमें स्टेरॉइड या ऐसी कोई मिलावट मेन डर वही होता है। एग्जैक्टली। तो ऐसी फूड टेस्टिंग लैब वगैरह होती है, वहां पर आप चेक कर सकते हो। बार कोड से आप उसको स्कैन करोगे, वो कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा, तो उसको भी थोड़ा चेक कर ले, क्योंकि कई बार आजकल इसमें ये नकली होने के सोर्सेज काफी ज्यादा बने रहते हैं, तो उसको आप ध्यान रख लें। और बाकी फिर कोशिश करें कि उसमें भी कुछ चीजें आप करके, जैसे आपने वे प्रोटीन लिया, वे प्रोटीन के अंदर आप कुछ चीजें डाल सकते हैं, जैसे बनाना वगैरह हो गया, वो आप उसको मिक्स करके ऐसा स्मूदी सी बना सकते हैं। उसमें सीड्स वगैरह मैं डालती हूँ, थोड़े चिया सीड्स डालती हूँ, ऐसा कुछ डालकर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं अपनी डाइट में तो आप ले सकते हैं।
पर आपको फिर वर्कआउट करना जरूरी है। हाँ। खाली ऐसे उसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा कि कोई जो वर्कआउट करता नहीं है, एक्सरसाइज करता नहीं है, फिजिकल मसल्स टूटे तभी तो उसको तभी फिर तो उसको हाँ, लेने का कोई लेने फायदा का है। मतलब जी है। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग जैसे विटामिन की गोलियां, मल्टीविटामिन हम लोग भी लेते हैं, विटामिन डी है, कैल्शियम है, तो लोगों में एक है दिमाग में कि ये हमें हमेशा लेना है, वो कब हम ब्रेक करें, कब कितने दिनों पर लें, ये थोड़ा बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, कुछ बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और जो कमी ज्यादातर देखी भी जाती है, पर अगर वो कमी है तो आपको लेना है। पर मल्टीविटामिन का ऐसा एज सच कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी डेफिशिएंसी है तभी लेना है, अदरवाइज लेने का कोई फायदा नहीं है। और कई बार हम कोई मल्टीविटामिन ले भी लेते हैं, बट उसमें वो वाली जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उसमें कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रेंज आ गई मल्टीविटामिन्स में। कुछ कुछ चीजें हैं जिनकी जरूरत है, जैसी डेफिशिएंसी हम देखते भी हैं, जिनकी कमी देखी जाती है, जिसमें विटामिन B12 बहुत जरूरी हो गया। विटामिन डी के बारे में तो बात की, तो B12 काफी ज्यादा लोगों के अंदर कम देखा जाता है। और B12 में भी कई आपको इस तरह के सिम्टम होंगे कि आप लिथार्जिक फील करेंगे, वीक फील करेंगे, आपको लग रहा है कि मेरी काफ मसल्स में पेन है, सोते वक्त रेस्टलेस आपके लेग रहेंगे, थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है कि छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ ऐसा, तो वो भी B12 ऐसा B12 की डेफिशिएंसी से अक्सर रहता है। तो B12 थोड़ा सा आपको ठीक तरीके से लेना है। B12 के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपका डाइट की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा, आपका डेफिशिएंसी आ रहा, आपने टेस्ट करा के देखा कम आ रहा है, तो उसके लिए अगर आपके डॉक्टर अगर बोलते हैं तो वो सप्लीमेंटेशन आपको लेना। और B12 की वजह से एक चीज और भी होता है, थोड़ा आप लो भी फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेसिव क्यों फील कर रही हूँ, वो भी ऐसा अक्सर B12 की वजह से होता है। और जैसे ही B12 का सप्लीमेंटेशन किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है, और एकदम से आप सडन चेंज देखेंगे अपने अंदर, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है B12 का। कई बार डाइजेस्टिव इशू भी बार बार हमें रहते हैं पेट से संबंधित, वो भी B12 की डेफिशिएंसी की वजह से रहते हैं, पता नहीं चल पाता लोगों को। सेम विद विटामिन डी, विटामिन डी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ मूड वगैरह को भी आपको ठीक रखता है विटामिन डी, और आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और विटामिन डी तो जैसा हम देख भी रहे हैं कि डेफिशिएंट है ही, तो इस वजह से विटामिन डी आपको रेगुलर जरूर लेना है। मॉनिटर करके देखते रहिए कि अगर कम हो रहा है तो फिर आप थोड़े टाइम के लिए चेक करा के उसके सप्लीमेंट डॉक्टर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग वेट लॉस की बात कर रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हैं वो अपने ओवरवेट से ही हैं। इसको लेकर के मार्केट में कुछ पिल्स आई हैं, कुछ दवाइयां जो कि अभी बहुत ग्लैमराइज की जा रही हैं, कुछ तो डायरेक्ट सेलिब्रिटी वगैरह उसका नाम भी ले रहे हैं, और कुछ नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ इससे हो रहा है, मेरा वेट लॉस हुआ। जैसे करण जौहर का आपने देखा होगा, अभी से साल भर पहले वाला फेस और अभी वाला फेस कितना ज्यादा उनमें चेंज है। प्रियंका चोपड़ा के लिए कहा गया, राम कपूर ने उसको काफी इंटरव्यू में बोला कि हाँ ये लेने में क्या प्रॉब्लम है। ये कितने सेफ हैं? क्या ये वेट लॉस के लिए ये टैबलेट्स बने हैं, जैसे कि ओज़ेम्पिक, विगोवी, मंजारो, ये सारे टैबलेट्स, या फिर इनका कुछ और यूज है और हम इनको लेकर के ग्लैमराइज करके और लोगों को उसका हार्म पहुंचा रहे हैं? ये थोड़ा बताइए। तो देखिए, एक तो क्या होता है कि आपको एस्थेटिकली ठीक दिखने के लिए आप वैसे ही ले रहे हो, एक उसके लिए प्रॉपर जो इंडिकेशंस बताई गई है कि किस वजह से, किस कारणों से आपको वो लेनी है। बट जो वेट लॉस ड्रग की जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, वजन कम करने के लिए जो दवाएं हैं, उसमें कुछ इंडिकेशंस है कि भाई आपको डायबिटीज है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है, और साथ के साथ आपको वजन भी आपका ज्यादा है, उस केस के अंदर फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप वो ले रहे हो, उसके साथ साथ आपको बाकी अपनी डाइट पे भी काम करना है, अपनी एक्सरसाइज पे भी काम करना है, वो दोनों काम तो करने हैं। थर्ड, वो अफोर्डेबिलिटी उसकी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। फोर्थ, अगर आपने उसको ड्रॉप कर दिया तो आप फिर से वहीं आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिया और वो मैजिक पिल की तरह वो काम करेगी। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए कि आपके लिए कितनी वो बेनिफिशियल है। आपके अगर डॉक्टर ने बोली है तो उसमें ये सारी चीजें आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही अगर आप ले रहे हैं ओवर द काउंटर, तो वो फिर डेफिनेटली जैसे और दवाएं होती है वैसे ही फायदे की जगह वो नुकसान भी आपको बहुत पहुंचा सकती है। अच्छा, यानी उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? रिसर्च आई है, स्टडीज आई है, वैसे कुछ कुछ उसमें चीजें देखी गई है, और साइड इफेक्ट तो वैसे हर एक दवा के इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट तो होती हैं, बट हमेशा इस तरह की दवा आपको आपके डॉक्टर की निगरानी के अंदर लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। पर मैंने ये रीजन बता दिया, अगर ये चीजें आप उसमें जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप ले सकते हैं।
कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की डेथ हुई और उसको लेकर के बहुत ज्यादा तमाशा मचा पिछले कुछ दिनों में, और बहुत ही खतरनाक हो गया है कि कौन सा हम लें अपने बच्चों को देने के लिए, कौन सा ना लें। बड़े लोग तो फिर भी थोड़ा सा उनकी बॉडी रेजिस्ट कर जाती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। और आजकल लोग चाहे बच्चों को जितनी खांसी हो जाए देने से बिल्कुल खौफ खाने लगे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्या देख करके हम खरीदें और क्या, क्योंकि वो डॉक्टर के प्रेस्क्राइब्ड थे जिससे कि बच्चों की डेथ हुई है, तो हम उस पर क्या ऐसा प्रिकॉशन लें जिससे कि वो हार्मफुल ना हो। देखिए जितना हो सके, क्योंकि कफ सिरप के लिए जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि कफ आपका 2-3 तरह से बॉडी के अंदर होता है ना, तो उसमें कौन से वाला कफ सिरप, तो आपको कफ सिरप अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया किसी रीजन से और कोई कंपनी का ब्रांड अच्छा है जिसको लेने के लिए बोला है, डोज उन्होंने एग्जैक्ट बताई है कि कितनी डोज देनी है, क्योंकि बच्चों की एज और वेट के अकॉर्डिंगली वो डोज डिसाइड होती है, वो लेनी जरूरी है। पर वो सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर ही काम करेगा, एक्चुअल में तो आपकी डिजीज पे काम नहीं करेगा। तो बेस्ट तरीका तो इसमें जितना हो सके आप होम रेमेडीज पे काम करें। मतलब बच्चे को अगर आप स्टीम वगैरह देते हैं, इन चीजों से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी बेटर है कि अगर आप अवॉइड करें, छोटे बच्चों में तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। कितने 6 साल के साल से बच्चों छोटे बच्चे हैं जो उनमें तो आपको नहीं देना है। अगर डॉक्टर स्ट्रांगली बोलते हैं किसी रीजन की वजह से इंडिकेटेड है तब आपको देना। बट क्योंकि एक बिल्कुल एक आसान तरीका हमें नजर आता है कि कफ हो रहा है तो कफ सिरप दे दिया, बट वो बीमारी को ठीक नहीं करता है। कफ सिरप, कफ सिरप का मतलब है कि वो आपके कफ को सप्रेस करेगा, मतलब सिम्टम्स को थोड़ा करेक्ट करेगा। बीमारी तो उसके पीछे जो रूट कॉज है उसके लिए अलग से दवाएं या काम किया जाता है। तो उसके लिए तो आपको सिर्फ ज्यादातर नेचुरल चीजें जैसा स्टीम वगैरह उसके लिए काफी ज्यादा स्टीम ले, गर्म पानी पी सकते हैं या ठंड से बच सकते हैं। एग्जैक्टली। और हैबिट ठीक कर सकते हैं। नेजल कंजेशन वगैरह है, वहां पर आप कुछ ऐसा स्प्रे वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसी चीजों को ही आपको जितना हो सके ध्यान रखना। बिल्कुल। कुछ हॉस्पिटल खास करके जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं उनमें कुछ हॉस्पिटल्स पर ये आरोप लगता है, और आज से नहीं, ये लंबे समय से आरोप लगता है कि उनको नहीं भी जो टेस्ट कराने होते हैं, जो जरूरत नहीं है किसी पेशेंट को, वो टेस्ट भी वो लिख देते हैं, और जहां लिखेंगे जिस लैब में वो जाएंगे वहां से उनको कमीशन मिलेगा। तो इस वजह से ये सब चलता है और महंगे महंगे टेस्ट भी लिख दिए जाते हैं। ये क्या मिथ है, इसमें कुछ सच्चाई है? कुछ केसेस तो वैसे सामने आए भी हैं। इससे बचने के लिए वो पेशेंट क्या करे? वो तो बिल्कुल पॉसिबल हो ही सकती है। जैसा हम बात करते हैं कि कई बार अननेसेसरली भी टेस्ट हो जाते हैं, पर जैसा देख भी रहे हैं आजकल जिस तरह से डिजीज का ग्राफ है, तो डायग्नोस ठीक तरीके से बन नहीं पाता। और कई बार ऐसा भी होता है अक्सर कि आप टेस्ट कुछ और कराने गए और डायग्नोस कुछ और भी हो जाता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग्स भी होती है। तो डॉक्टर ने आपको कुछ रीजन की वजह से बोला है तो आप करा सकते हो, और हमेशा आपके पास ये फ्रीडम है कि आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि अननेसेसरली टेस्ट कराएं, ज्यादा टेस्ट कराएं, तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। पर अगर डायग्नोस कोई मिस होना और लेट डायग्नोस होना, इससे बेटर है कि आपने थोड़े से टेस्ट आपके हो गए और आप अर्ली पकड़ पाए। कैंसर में तो ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है कि जितना अर्ली हम डायग्नोस कर पाए 0 स्टेज पर या फर्स्ट स्टेज पे, तो उतना ही उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योर हो जाता है, उतना ही खर्चा कम होता है। और वैसे भारत में जितना भी डेटा आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि यहाँ पे प्रिवेंटिव टेस्ट वगैरह कम होते हैं, डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज कम होती है। और अब तो जैसे गवर्नमेंट ने, मतलब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल डायग्नोस्टिक की एक लिस्ट आई है कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होने चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होने चाहिए, ये वाले टेस्ट तक मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए। तो टेस्ट कराने जरूरी है ताकि आप समय रहते कर सकें। और हार्ट वगैरह के अंदर तो इसका काफी ज्यादा रोल है। फीमेल्स में अगर हम देखें तो ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि वो तो टेस्ट ही नहीं करा पा रहे हैं उसके लिए। तो उसके लिए ये बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे बढ़ रहा है। उसके लिए क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं तब कराएं, या कोई बिना सिम्टम के कोई एक टाइम पीरियड हो कि उतने दिनों पर महिलाओं को कराना चाहिए? तो एक तो हो गया प्रिवेंटिव टेस्ट कि जो आपको बीमारी होने से पहले ही आपको पकड़ना है उसको, और एक हो गया कि जैसे कोई बीमारी आपको लग रहा है उस समय आप करा रहे हैं एक्यूट टेस्ट, की कोई प्रॉब्लम हुई, किसी को पेट में दर्द हुआ, आप टेस्ट कराने के लिए चले गए। और एक जिनको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको तो मॉनिटर कराते रहना है। तो 3 कैटेगरी में आ गए। पर ज्यादातर जैसे हम बात करें कि जिनको कोई प्रॉब्लम है पहले से, तो डेफिनेटली वो तो मॉनिटर कर ही रहे हैं और करेंगे भी, और करना भी चाहिए उनको रेगुलर वो वाले टेस्ट करा के। पर जिन्होंने कभी कोई टेस्ट कराया ही नहीं है, प्रिवेंटिव
जिसके हम बारे में बात करते हैं, तो इसमें अगर फीमेल्स में देखें तो कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसा भारत में देख रहे हैं। इसमें जो छोटे शहरों में और गाँव में देखें तो वहाँ सर्विकल कैंसर के केसेस काफी ज्यादा है। शहरों में थोड़े कम है, क्योंकि वहां पर स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट होती है, लोग फीमेल्स वगैरह गायनी के पास जाते हैं, वहां टेस्ट हो जाते हैं। तो उसमें एक पैप्समियर नामक टेस्ट होता है। अच्छा। जो आपको कराना जरूरी हो जाता है। क्या खर्चा आता है, कहाँ होता है? आई थिंक ये 500 से 1000 के बीच के अंदर होता है, और किसी भी गायनी के पास आप फीमेल डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर वो इस टेस्ट के लिए बात कर सकते हैं, वो उनको समझा देंगे। तो वो एक आप टेस्ट करा सकते हैं। और अभी जैसे उसके लिए सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रोल आउट की है। अच्छा। जो कि 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए जरूरी है लगवाना। तो वो भी एक तो वैक्सीनेशन हो गया प्रिवेंशन पे, और उसके बाद आपका स्क्रीनिंग हो गया, टेस्ट हो गया। और एक जैसा ब्रेस्ट कैंसर, काफी शहरों में ब्रेस्ट कैंसर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, नंबर 1 कैंसर है वो फीमेल्स में। तो उसके लिए जरूरी है कि एक मेमोग्राफी नामक टेस्ट होता है, वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि कब कराना है, बट अराउंड 35-40 की एज में एक बार मेमोग्राफी टेस्ट और एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो आपको करते रहना है। तो ये चीजें करेंगे तो काफी हद तक आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और समय रहते हुए उसको डायग्नोस है। और वो इंटरनेट पर कई सारे उसके तरीके, वीडियो सब हैं, वो फीमेल कर सकती है आराम से। और मेल के अंदर एक पीएसए टेस्ट होता है, प्रोस्टेट, वो 45 की एज में आप एक ब्लड टेस्ट होता है पीएस से, वो आप करा के देख सकते हैं। बाकी तो कुछ बेसिक से टेस्ट है जो 20 साल की उम्र में ही, जैसे आपने अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा के देखना है, वो किसी को पता ही नहीं होता, और वो साइलेंटली कभी पता लगता है, कभी वैसे ही चेक कराने गए। और एक अपना ब्लड शुगर टेस्ट आप करा के देख लें, और एक कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये 3 बेसिक से टेस्ट आपको जरूर करा के देखना। 60 प्लस में और कुछ टेस्ट हैं जो कि उसमें ऐड होने चाहिए? इनफैक्ट आजकल तो जैसा हम देख रहे हैं कि यंग लोगों के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को 60s एंड 70s में कम देखने को मिल रही है। 60s में थोड़ा अपनी बोन हेल्थ वगैरह के लिए आप चेक करा के देख सकते हैं, बोन डेंसिटी वगैरह, क्योंकि 60-65 में ज्यादातर हिस्ट्री ऑफ फॉल होता है, आप गिर जाते हैं, आपकी बोन फ्रैक्चर ज्यादा हो जाती है। तो वहां पे तो अपनी हेल्दी बोन के लिए ये वाले टेस्ट आप बेसिकली करा के देख सकते हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, वो करा के देख सकते हैं। और सेम 30s-40s में जैसे मैंने बात कराया, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम काफी, और ये कोई मैराथन कर रहा है, कोई डांस फ्लोर पे गिर जा रहा है, कोई जिम में गिर जा रहा है, ये इसके पीछे क्या है? अचानक ये इतना पिछले कुछ सालों में क्यों इंक्रीज हुआ है? क्या किया जाए उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें अब जैसे एज कम हो गई है काफी ज्यादा, और हार्ट अटैक भी एक मेजर कारण, मतलब नंबर 1 फैक्टर माना जा रहा है। तो हार्ट अटैक को कंट्रीब्यूट तो जैसे डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ करेगा, आपका स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। पर जैसा हम प्रिवेंशन और टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको 18-20 साल की उम्र से ही कुछ चीजें करा के जरूर देखनी है। अच्छा। क्योंकि हार्ट अटैक के पीछे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गए, या फिर आपका शुगर वगैरह, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं उसको। तो आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करा के देख लिया, ब्लड शुगर कर लिया, कोलेस्ट्रॉल, ये सब। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो फिर डॉक्टर से बात करके उसके लिए अपना डाइट और एक्सरसाइज ये सब कुछ करेक्ट करिए। और अगर 25 साल की उम्र में है, एक बार तो बेसिक सा एक और टेस्ट आप करा के देख सकते हैं हार्ट के लिए, जिसको इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कहते हैं, या स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट के फंक्शन का पता लगेगा कि हार्ट पंप कैसे कर रहा है, हार्ट की मसल्स कैसी है, हार्ट की वेल्व्स कैसी है। तो वो सब किसी ब्लड टेस्ट में पता नहीं लगेगा। और उसको समय रहते फिर मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है? अगर हाँ, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंजेनाइटल वगैरह है, तो वो तो खैर इतनी नहीं होती, पर अदरवाइज ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसी कोई चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह से आपका चेंजेस आ रहे हैं हार्ट में, या किसी और कारण से, तो डॉक्टर आपको बताएंगे। या फिर आपको कोई मैराथन के लिए जाना है, हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज के अंदर जाना है, तो उनमें कई बार इस तरह की अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह है, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, वो समय रहते हुए डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, मैराथन करना है, तो ट्रेडमिल टेस्ट करा के एक बार देख सकते हैं कि आपका, आप ट्रेडमिल में करते क्या है कि वही ट्रेडमिल पे ही आपको चलना पड़ता है, और उस टाइम आपका हार्ट का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि एक्सर्शन के टाइम मेरे हार्ट के अंदर किस तरह के क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसको स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, तो वो भी करा के देख सकते हैं अगर जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है। तो एक बार तो आपको जरूर करा के एक बार अपना बेसलाइन पता होना चाहिए कि मेरा ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद अगर फर्दर किसी लोगों में कुछ और लगता है कि कुछ डाउट आ रहा है, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, जिसमें ये पता लग जाता है कि हार्ट की जो आर्टरी है उनमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं है तो कितना है, नहीं है, ये सब आपका क्लियर कट, क्योंकि आर्टरीज को हम कोई और टेस्ट में नहीं देख सकते कि जो ब्लॉकेज होती है, वो आपका सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट में ही पता लगता है। तो अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो वो भी एक बार आपको कराकर देख लेना चाहिए। जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं काफी ज्यादा
केसेस में राइज बढ़े हो रहे हैं। हैं। जी, हाँ, जी। बहुत लोगों का ये मानना है कि जो कोविड वैक्सीन ली गई उस वजह से भी हार्ट की और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, कोविड वैक्सीन में तो जैसा हमें देखा कि प्रोटेक्शन हमें जरूर मिला था, और सबसे पहले तो वो हेल्थ केयर वाले प्रोवाइडर्स ही हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन लोगों ने सबसे पहले ली थी, और उसकी वजह से सेकेंड डोज में भी प्रोटेक्शन मिला ही मिला। तो दूसरा अगर हम जैसा देखें तो मेजर कॉज, और कोविड से पहले भी हम देख ही रहे थे खैर केसेस काफी ज्यादा, तो मेजर कॉज डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल तो आपका मेजर कॉज है, स्ट्रेस एक बड़ा मेजर कॉज है, तो इस तरह के कॉजेज ज्यादा है, बट ऐसा कोई सामने आया नहीं है तथ्य। इस तरह की बहुत सारी चीजें ना जो आजकल सोशल मीडिया पर खास करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आए हैं वो लोग बोल रहे हैं। अब उसमें से ज्यादातर का तो कोई मेडिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन वो लोग वहां पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं और लोगों को डराने का भी काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या बोलेंगे दर्शकों को? नहीं, उसमें यही है कि कुछ अगर हम देखें तो काफी उसमें कई हेल्थ इन्फ्लुएंसर है जो एक्चुअल में आपको सही चीजें बता रहे हैं कि लेकिन भाई कैसे आपको लेबल differentiate रीडिंग करें? बता रहे हैं, हाँ। या आपको एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं, योगा के बारे में बता रहे हैं, वहां तक ठीक है। पर अगर आप वो किसी ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं या किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये कि मिस इसकी वजह से इन्फॉर्मेशन ये- ज्यादा है, तो वो तो फिर बिल्कुल गलत है। वो आप उसको मतलब किसी भी तरह से आपको उसको वेरीफाई जरूर करना है कोई भी चीज को, और वेरीफाई भी आजकल तो बहुत आप इजीली कर ही सकते हैं। तो कोई चीज को आपको ब्लाइंडली वैसे फॉलो नहीं करना, जैसे हम बात भी करते हैं कि ओवर द काउंटर दवा अपनी तरफ से नहीं लेनी, कोई भी चीज ऐसी, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा भी है कि कई बार लोग ऐसे सप्लीमेंटेशन वगैरह सप्लीमेंट वगैरह ले लेते हैं नेट पे देख के, और बाद में उनका जब टेस्ट करके देखते हैं, जैसे लैड लेवल वगैरह टेस्ट होते हैं, तो उसमें वो हाई मिलते हैं। तो इसका मतलब वो कई इस तरह के सप्लीमेंट ले रहे हैं जो बॉडी को धीरे धीरे उनका डैमेज करे जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें कोई भी सेल्फ अपनी तरफ से तो नहीं लेनी, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को एडवाइस करे हुए आपको कोई भी अननेसेसरली ऐसी चीज खानी नहीं है। कई बार उनको लगता है कि ये इससे मैं नेचुरली तरीके से मेरी ये चीज ठीक होगी, तो बिना डॉक्टर की एडवाइस या हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस से आपको कोई भी चीज ऐसी बॉडी में मतलब कंज्यूम नहीं करनी। ओके, आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप देश के जाने माने, आपको अगर मौका मिले एक कोई मैजिक पिल बनाने की, तो आप किससे रिलेटेड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जितना हो सकेगा मैं कोशिश ये रहेगी मेरी कि कुछ प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करें, क्योंकि देखिए बीमारी हो गई तो फिर एक बड़ा लंबा समय होता है उसको क्योर करने में, लेकर आने में। पर ऐसी कोई चीज जो आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखे, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाए, क्योंकि बाहर की चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर हमारे इनर सिस्टम को कैसे मजबूत बनाए और वो होलिस्टिकली काम करे, मतलब आपकी मेंटल वेलबींग पे भी काम करे, आपके फिजिकल वेलबींग पे भी काम करे, क्योंकि मेंटल वेलबींग फिजिकल वेलबींग दोनों ठीक रहेगी तभी आप किसी भी डिजीज से इजीली फाइट कर सकते हो। तो ऐसी कोई सप्लीमेंट या ऐसी कोई न्यूट्रास्यूटिकल होनी चाहिए। अब एक और थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरा, आपको अगर हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए, 5 ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो कि आप करना चाहेंगे? शुरुआत किससे करेंगे? राइट, तो सबसे पहले मेरा जो एम रहेगा, और जैसा मैं जिस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, कि प्रिवेंशन के ऊपर, कि जितना हो सके बीमारी की रोकथाम के लिए, कि बीमारी तक बढ़ने ही ना दें। दूसरा, सबसे ज्यादा हम फिजिकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल वेलबींग पे भी, कि आपका माइंड सेट ठीक है तभी आपकी एक हेल्थ जर्नी शुरू होती है। और तीसरा, जितना हो सके लोगों के ऊपर थोड़ा सा ये कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसा कि हम जितना ज्यादा फिजिकल मूवमेंट पे, जैसे अभी चल भी रहा है देश में फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह, तो फिटनेस के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, वॉक के ऊपर, इन चीजों के ऊपर अगर जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो। और चौथा, ये चीजें आपके एजुकेशन के अंदर अर्ली टाइम में जितना इनकॉर्पोरेट हो जाए, क्योंकि स्कूल लेवल पर आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपका एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट है, स्लीप क्यों जरूरी है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो स्कूल लेवल पे शुरू करें, ताकि जब वो पहुंचे अपनी यूथ वाली एज के ऊपर और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ पे, तो उसको उस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू ना हो। इसके अलावा जो 5th लेवल पर, वो उसमें ये चीजें कि अगर गांव में हम हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं दे पा रहे, तो वहां पर रिमोटली जितना हो सके हम कुछ इस तरह से होम केयर, होम हेल्थ, खासतौर पे एल्डरली लोगों के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज कई बार रहते हैं, तो उनके लिए हेल्थ केयर कैसे उनके घर में प्रोवाइड की जा सके, थोड़ा होम हेल्थ केयर पे भी मतलब काम करना जरूरी है।
बिल्कुल, आप नेशनल इंटरनेशनल कई इस तरह की चीज़ों से प्रोग्राम्स से जुड़े हुए हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं, और हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं आप, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके द्वारा आप बहुत ज़्यादा अवार्ड भी ले चुके हैं, सम्मानित किए जा चुके हैं, इतना सारा कुछ आपका चल रहा है। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगी कि आप बने हेल्थ मिनिस्टर ये मेरी विश है। और इसी नोट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक आज का पूरा हमारा प्रोग्राम देखेंगे, और वो जो टेस्ट खास करके आपने बताया, और जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस के लिए बोला, और जो हाइजीन और बाकी चीजों की हमने शुरुआत में चर्चा की कि वो हम खुद से कर सकते हैं, पोल्यूशन से कैसे बचना है जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, इंडियन के लिए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत ही आज के हमारे एपिसोड में वो आई ओपनर टाइप की हैं। मुझे तो बहुत फायदा हुआ, दर्शकों को भी मैं उम्मीद करूंगी कि होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।